15% जो आदिवासी है उनकी आवाज क्या चल रही है। आवाज चलने के बाद क्या हुआ। सबसे पहले तो भारत के आदिवासियों का दूर दराज से लेकर देश स्तर पर जो आवाजें उठी, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ में 94 जेनेवा में, जहां पर झारखंड से डॉक्टर रामदयाल मुंडा और मैं खुद था, और देश की आवाज के रूप में विश्व आदिवासी दिवस की पहली बार भारत में वहां घोषणा हुई और पूरा देश अभी उल गुलान की दिशा में है, जागृत हुआ है। यही नहीं, 2007 में आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र यूएनओ ने जारी किया, वो भी एक महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार में यूएनओ में साइन करने के बावजूद भी जो 1 से 46 तक जो अनुच्छेद में आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जारी किया, उसको संसद में आज तक रेटिफाइड नहीं किया गया। रेटिफाइड करने की बात तो छोड़ो, जो कुछ मिला है उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। यहां पर मैं आदिवासियों के ऐतिहासिक जो भारत देश की आजादी के लिए क्या भागीदारी रही, मैं आज आपको बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि 1767 से 1916 तक आजादी से पहले आजाद रहने, देश की आजादी के लिए एकोत्तर संघर्ष किए भारत के आदिवासी हीरो ने, जिसको मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है कि किस सन में कौन कौन आदिवासी लोगों ने बात की। और ये मैंने नहीं लिखी है, वो लोग ही लिखने वाले हैं जो हमारे लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले हैं। इस संघर्ष का परिणाम और संघर्ष के बाद जो पूरे विश्व के आदिवासी का एक उदाहरण है, जो आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी क्या सोचता है। 1884 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी आदिवासियों की भूमि, जहां वह स्वतंत्र रूप से रह रहे थे, उनकी जमीन खरीदने की पेशकश की थी। इस पर आदिवासी कबीले के मुखिया ने एक पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा, जिसमें जो भावनाएं लिखी व्यक्त की गई निम्न प्रकार हैं। वो मुखिया कहता है, किस तरह तुम खरीद या बेच सकते हो आकाश को, तुम किस तरह खरीद व बेच सकते हो आकाश को व पृथ्वी के स्नेह को। मां समान धरती और पिता समान आकाश हमें तो सुहाती है। हवा की मीठी धुन हमारे लिए बहुत कीमती है। पानी हमारा जीवन है, क्योंकि सभी पशु पक्षी तरु पेड़ पौधे उसी हवा से सांस लेते हैं और बढ़ते हैं। और कहा कि धरती के मालिक बनने की मानसिकता को छोड़ें, प्रकृति को, कुदरत को मालिक समझने का मन मानवता को प्रकृति प्रकोप से बचाने के लिए साबित होगा, बचा सकेगा। इस तरह का जो इनकी जो फिलोसॉफी थी, जो नेचर के साथ, उसी आवाज के साथ में जब ये संघर्ष चल रहा था, तो उसकी बदौलत हमारे देश में समय के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया अंग्रेजों के टाइम में, जिसमें कहा गया धारा 92 में कि आदिवासियों के साथ में शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, उनके साथ में बेरहमी की जा रही है। और एक्ट 1935 में आया, धारा 92 में ये चिंता की गई। उसी के आधार पर जब भारत का संविधान बचा, उस समय अर्ध
विकसित और विकसित ट्राइबल का वो किया गया था बाइफरकेशन। लेकिन जब आजादी के बाद भारत का संविधान बना तो उसी के अंश को भारत के संविधान में अंबेडकर जी ने लिया और 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया। 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान करते हुए यह कहा गया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति इनके गार्जियन होंगे। लेकिन गत 70 साल हो चुके हैं, राज्यपालों और राष्ट्रपति को संविधान की धारा 244(1) के तहत आदिवासियों की संस्कृति, उनकी जमीन उनके हाथ से न निकले, उसके लिए जो उनको शक्तियां दी थी देश की संसद और सरकारों की विधानसभाओं ने, राज्यपाल और राष्ट्रपति को अधिकार का उपयोग ही नहीं करने दिया और न आज तक किया। इसके लिए आपको यहां बताना चाहूंगा कि कई तरह के ये प्रावधान होने के पहले, आजादी के बाद संविधान सभा की बहस में नेहरू ने 30/4/1947 को कहा था, हमारे अभागे बदनसीब आदिवासी लोग स्वयं की गलती से नहीं अपितु सामाजिक परंपरा या संभवतः हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों या अन्य कारणों से पिछड़े हैं। नेहरू ने सभा के अंदर इस चीज को स्वीकार किया था। जो इनका भाषण में जो कहा वो ये उद्धरण है। संविधान सभा की बहस 3/4/47 में सरदार पटेल ने कहा कि प्रचलित कानून इन्हें संरक्षण दे ही नहीं सकता, कितने भी कानून बनाओ इनको संरक्षण दे ही नहीं सकता जब तक हमारा अपना काम, हमारी अपनी कार्रवाई और हमारी अपना ईमानदारी ही उन्हें संरक्षण दे सकेगी। ये वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। मैं जयपाल सिंह मुंडा को आश्वस्त करता हूं कि पिछले 200 साल में जो कुछ इनके साथ हुआ आगे नहीं होगा। आज 75 साल बाद उन लोगों ने तो नहीं होने का वादा किया, लेकिन 75 के बाद केंद्र और राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार रही है, उनकी उस भावना के साथ खिलवाड़ किया, धोखा किया है। हम नहीं बोल रहे हैं, हम उनकी बात बोल रहे हैं, लेकिन जब हम ये बोलने जाते हैं तो ये वेलाराम गलत है, ये सर्टिफिकेट दे करके हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इस तरह से ये जो 5वीं अनुसूची जो आई उसमें संविधान के खंड 3 में और 5वीं अनुसूची में हमारे राज्य आते हैं 244(1) के तहत राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और 2 और आते हैं जिसको आसाम, मेघालय 6ठी अनुसूची के अंदर आते हैं। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा 5वीं अनुसूची के तहत जो अधिकार प्राप्त थे, जिस तरह से अधिकार मिले उसके तहत राज्यपालों ने अधिकारों की पालना नहीं की। जो राज्यपालों को भूमि उनके हाथ से न निकले वो अधिकार प्राप्त था, उसका भी उपयोग नहीं किया गया। 5वीं अनुसूची का उद्देश्य था आदिवासियों को विधानमंडल की गिरफ्त से बचाना। दूसरा था दमन लोगों से बचाना, आदिवासी लोगों के हाथ से जमीन जो उनका जीवन न छीनी जाए, साहूकारों से चंगुल से बचाना, आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, व्यवस्था को बचाने 5वीं अनुसूची का उद्देश्य था। और यह भी कहा था कि संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से दूसरों के द्वारा बिना बाधा के उन्हें उत्पन्न अधिकारों के प्रयोग हेतु आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करना, बढ़ावा देना, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर स्वावलंबी बनाना है, ये कहा था। लेकिन बहुत दुख के साथ में मैं देश की आदिवासी क्षेत्र की लास्ट झोपड़ी में बैठ के कहना चाहता हूँ कि ये सारी भावनाएं कहने में अलग थी, भावनाएं अलग थी, लेकिन इसका उपयोग प्लीज देश के ऊपर बात नहीं कर, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो ये जो शक्तियाँ जो कुछ इनके लिए कहा गया था वो आज तक नहीं हुआ। और इसमें यह भी कहा गया था कि इन लोगों के विकास के लिए क्या वादा है। तब ढेबर कमीशन की नियुक्ति की थी, ढेबर कमीशन, और उसमें कहा था आदिवासी क्षेत्र में नशीली वस्तु की बिक्री और विकास की बात एक साथ करना बेईमानी होगी,
लेकिन अभी धड़ल्ले से राज्य सरकारें हर पलिये में, हर पाले में, हर फरगना में, हर पहाड़ा में दारू की दुकानें खोल करके राज्य सरकारें ये कहना चाहती हैं कि देश को सिर्फ इनकम हो सकती है तो दारू से हो सकती है। ये बहुत घटना जो हमारे आदिवासियों के हित में नहीं है। लेकिन हैरानी की बात इससे भी आगे यह है कि 5वीं 6वीं अनुसूची का राज्यपालों ने अपना अधिकार उपयोग नहीं किया। 16-17 सितंबर 2008 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों के सम्मेलन में यह बात उठी थी कि संविधान सभा में हुई बहस तथा कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों में राज्यपाल की भूमिका अधिकारी को केवल मंत्रिमंडल एवं मुख्यमंत्री के सलाह या सहयोग तक नहीं सीमित रखा जाए, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक बार स्पष्ट किया है कि विवेकाधिकार शक्ति के संबंध में राज्यपाल मंत्रिमंडल की सहायता के लिए बिना आदिवासी क्षेत्र में अपना आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ राष्ट्रपति जो मीटिंग कर रहा है और कई कोर्टों के आदेश हुए कि इनके अधिकारों का फिर भी नहीं होना, ये बड़ा दुर्भाग्य है और इससे साफ जाहिर है कि संविधान की मंशा के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं यहाँ पर ये 5वीं अनुसूची और फिर दूसरा हमारा पूरा इसका डिटेल में है और उसी तरह से पैसा कानून 5वीं अनुसूची में देश के 10 राज्यों के तहत 10 राज्यों में पैसा कानून लागू किया। दुर्भाग्य मतलब थे या यूँ कहो कि अच्छी स्थिति ये थी कि मुझे ये पता है, क्योंकि BD शर्मा जो था 23 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, भुरिया कमेटी की अध्यक्षता में, जिसमें BD शर्मा जनजात भारत सरकार का SC/ST आयुक्त था, वो उसका सचिव था। और मैं एक बच्चे एक नाते मेरी इंटरेस्ट था, मेरे को साथ में रहता था मैं, और इस तरह से इन्होंने 23 लोगों की कमेटी पैसा कानून लागू किया। ये पैसा कानून क्यों आया? आपको पहली बार ये पता लगेगा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारा परंपरागत कानून था, नियम थे कि अगर कोई गांव का आदमी किसी और आदमी को मार देता है या कोई ऐसी घटना करता है जिससे को IPC के तहत जेल होती है, अगर जेल से वापस गांव में आता है तो जब तक वो दारू या कोई व्यवस्था या कोई मीटिंग नहीं होती है तब तक वो गांव में नहीं बैठ सकता है। ये ट्राइबल ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा था, आज भी है। इसीलिए उस समय ये सोचा गया कि ट्राइबल की ट्रेडिशनल सिस्टम अलग है और इस सिस्टम को बनाए रखना चाहिए। उसी के लिए पैसा कानून आया और पैसा कानून जिस समय पास हुआ, इत्तेफाक से डॉक्टर मुंडा हम जिस समय संगमाजी लोकसभा स्पीकर थे, उनके पहले 8-10 MP थे, उनके साथ भी मैं था, बात हुई और पैसा कानून पास हुआ। पैसा कानून पास हुआ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में भारत देश के अंदर हमारे MLA MP तो छोड़ो, कलेक्टर छोड़ो, जितने भी आदिवासियों के लिए हिमायती बनने, आज तक देश में किसी को भी पैसा कानून की जानकारी नहीं ली और इन सरकारों ने नहीं बनने दिया। क्योंकि एक बार BD शर्मा ने मध्य प्रदेश में कलेक्टरों की मीटिंग ली। उस मीटिंग में जब BD शर्मा साहब ने पैसा कानून की ग्राम सभा की ताकत बताई तो एक कलेक्टर ने बोला, अगर ये पैसा कानून की ग्राम सभा अगर ताकतवर हो गई तो सर हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम क्या रहेगा। और सही में पैसा कानून जो गांव सभा है, उस गांव सभा की पैसा कानून की गांव सभा और सही में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सही अमल में लाती हैं तो कलेक्टर भी उनके आगे कुछ नहीं है। कोर्ट कचहरियाँ खाली रहेगी, थाने खाली रहेंगे, सारा का सारा फैसला ये करेंगे। ये हमारा पैसा कानून कह रहा है। और इतनी बड़ी ताकत के होने के बावजूद भी आज हमारे इस तरफ अनदेखी की जा रही है और पूरे देश में इसका आंदोलन चल रहा है। अभी झारखंड ताज़ा उदाहरण है। हमारे वहाँ भी पैसा को लेकर झारखंड में बहुत संघर्ष चल रहा है। अरे भाई, संघर्ष सिर्फ आप आपस में नहीं चलना चाहिए और राज्य सरकार अलग से अपना बात कह रही है। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि वो
इस मुद्दे को जो भारत के राष्ट्रपति ने 1996 में जो कानून पास किया उसमें डेफिनेशन में कहा है ग्रुप ऑफ हैमलेट, एक फलिया घोघरा फला जैसे मैं हूं, हमारे 530-300 इसकी जो ग्राम सभा होगी रेत गिट्टी पत्थर लोहा बिना हमारी इजाजत से नहीं जाएगा। ये राष्ट्रपति का कानून बन रहा है, लेकिन राज्य सरकारें अपना डेफिनेशन बदल के कहीं राजस्व गांव तो कहीं क्या करके बीडीओ और सरकार को लाद रहे हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। माइंस एरिया में संघर्ष करने वाले आदमी को क्या क्या राज्य सरकारें कह रहे हैं वो आप सब जानते हैं। आज मैं इस मौके पर यह सुनने के बाद ये कहना चाहूँगा कि आज हम एक दूसरे को सुनने समझने के लिए एक मंच पर हैं। संवैधानिक मंशा को समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि संविधान में एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी और अन्य के बारे में समय समय पर क्या क्या निर्णय लिए, क्या क्या किया गया, जबकि उसमें हमारी भागीदारी शून्य थी। चिंता इन लोगों ने की थी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, और आज तक वो योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी हैं। हमने जब बोलना प्रारंभ किया तो बोलेंगे कि तुम बोलते क्यों हो। आज हम बैठ रहे हैं बोलते क्यों हो, लेकिन पहले आदिवासी अकेले बोल रहे थे, एससी के अकेले बोल रहे थे, लेकिन आज ये दिल्ली के अंदर पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हम सब एक साथ बोलेंगे, हर एक की प्रॉब्लम के लिए इतिहास बनने जा रहा है। यहां पर इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, छठी अनुसूची में आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आते हैं, और इस राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, विलेज ऑटोनॉमस काउंसिल, तालुका, इस तरह से ऑटोनॉमस काउंसिल है। वहाँ इनकी अपनी लोगों के द्वारा इस काउंसिल में भागीदारी होती है। लेकिन अभी हमने एक साल पहले कलकत्ता में मीटिंग की थी, 6 और फिक्स शेड्यूल है, तो हमारे लिए ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो बना दी, लेकिन तिजोरी की चाबी ये सरकारें नहीं खोल रही हैं। ये है ईस्ट का मेन मुद्दा, तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं देते हैं, तो हमारे इस गठन का क्या। इसके लिए इस मौके पर ये कहना चाहूँगा, 125वां संविधान संशोधन 2019 में बिल संसद में पेश किया था, लेकिन आज दुर्भाग्य है अभी तक अनदेखी की गई है। इस मंच के माध्यम से जो आसाम छठी अनुसूची क्षेत्र का 125वां संविधान संशोधन था उसको लागू करना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक सांस्कृतिक संरक्षण की बात भी की गई है, और इस तरह से हमको ये छठी अनुसूची का थोड़ा सा झलक है, दूसरा सारा पेपर बना हुआ है। फिर डीलिस्टिंग का शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं उदाहरण के रूप में, क्योंकि मैंने इसलिए महसूस किया कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से एक साल में 2 एमएलए जिताए, किसी पार्टी के नहीं, समाज ने टिकट दिया और 2 पहली बार जीत गए एक ही साल में। और आज हमारी विचारधारा के 4 एमएलए और 1 एमपी दिल्ली के अंदर बैठा है। वहां पर हमारे आदिवासियों को सबके दूसरी जातियों के विरुद्ध में कुल्हाड़े का हत्ता बनाने का कुछ चालाक लोमड़ियां कौवे कर रहे थे। हम खड़े हुए, हमने हत्ता निकाल दिया, कुल्हाड़े कुछ नहीं कर सके, और वहां बड़ी पार्टी को हमने साफ कर दिया और हमारे ट्राइबल एरिया में इतिहास बना दिया। ये उदाहरण है, और उस दिशा में ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आज ये हमारे ये कभी नहीं हो सकता
ये कभी नहीं हो सकता कि खाना कोई व्यक्ति खाए और दूसरे का पेट भर जाए। वेलाराम भर पेट के खाना खा ले, क्या माने जी का पेट भरेगा? हाँ, खाना बनाने परोसने में सबकी भागीदारी हो सकती है, पर खाना तो व्यक्ति स्वयं खाएगा तभी भूख दूर होगी। गत 75 साल में ST SC OBC वालों के लिए खाना बनाने वालों ने तो खूब जम के खाया, और हमने कभी खुद पेट भरेगा मेरे प्रयास में खुद नहीं करूँगा तब तक ऐसा नहीं किया है। तो निश्चित ही हम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को समेटते हुए तीनों बातें मैंने अपनी रखी, शॉर्ट में रखी, लंबी चौड़ी है, लेकिन इसको मैंने रखने की कोशिश की है। और इस मौके पर मैं कहूँगा आपको कि डूबते हुए सूरज ने कहा मेरे डूबने के बाद इस संसार को उजाला कौन देगा? तब आप जैसे टिमटिमाते दीपक ने कहा मैं कोशिश करूँगा। मुझे लगता है इस हॉल में बैठे हुए सभी देश से आए हुए दीपक अपनी कोशिश करेंगे, और इस दीपक से कई दीपक पूरे देश के अंदर लगाएंगे, जलाएंगे, रोशन करेंगे, आबाद करेंगे। और इसको आबाद करने के लिए मेरी शर्त भी एक है। मैं एक बात कह रहा हूं कि आप अपनी जगह सब बड़े हैं, अच्छे हैं, जो कुछ भी हैं सब अच्छे हैं, लेकिन जिस मिशन के लिए हम आज मिले हैं, हमको संविधान को ही अपना धर्म मान लेना पड़ेगा। संविधान ही हमारा धर्म है, और संविधान में धर्म मतलब धारण करना होता है। और संविधान ने ST SC OBC की चिंता की गई, आयोग बनाए, कमीशन बनाए, हमारी चिंतित, उसको प्राप्त करने के लिए हमको संघर्ष नियमित करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इसी तरह से आगे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।